नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पर चर्चा करेंगे। समास का अर्थ है संक्षेपण। वास्तव में समास संक्षिप्त करने की रचना विधि है। एक उदाहरण देखते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा। इसका संक्षिप्त रूप है दही बड़ा। दो परस्पर पदों का मेल समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद और दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं। राजा पूर्व पद, का विभक्ति का लोप, उत्तर पद पुत्र, इनके समास से बना जो नया शब्द है समस्त पद राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपुत्र। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास चौथा है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान है, उत्तर पद गौण। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। अब हम अव्ययी भाव समास को समझते हैं। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद का वाक्य में प्रयोग होने पर अव्यय क्रिया विशेषण का कार्य करे। यह अव्यय का ही एक भेद है, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद है वो प्राय अव्यय ही होता है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा या विशेषण भी होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, हर दिन। हाथों हाथ, दिनों दिन ये संज्ञा है और हर जो है वो दिन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वो विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद गौण हो अर्थ की दृष्टि से और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्त आ रहा है। जब हम प्रश्न करेंगे कौन आ रहा है तो उत्तर मिलेगा भक्त आ रहा है। यह भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त भी हो सकता है, स्वामी भक्त भी हो सकता है। तो यहाँ भक्त की प्रधानता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान है। जब भी कौन सा पद प्रधान है यह हमें जानना है, तो उसके लिए हम कौन से या क्या से प्रश्न करेंगे। जब सजीव हो तो कौन से प्रश्न करेंगे और निर्जीव के लिए क्या से प्रश्न करेंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा पद प्रधान है। ये पहचान है पद की प्रधानता पहचान करने के लिए कौन या क्या से प्रश्न करें। आगे बढ़ते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास का स्वतंत्र भेद नहीं है, बल्कि वो तत्पुरुष का ही एक उपभेद है। आगे बढ़ते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष, जहां समस्त पद में प्रयुक्त दोनों पदों का विग्रह करते समय दोनों पदों के साथ अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जब समस्त पद है वहां पे दोनों पदों का जब हम विग्रह कर रहे हैं, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों को जब हम तोड़ रहे हैं, जो नया शब्द बना समास से
विग्रह करते वक्त पहले दोनों पदों के साथ विभक्तियों का अलग अलग प्रयोग हो। विभिन्न प्रकार की जहां विभक्तियों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इन्हीं विभक्तियों या कारक चिन्ह के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, इसे देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, जहां समस्त पद में आए दोनों पदों में पहला पद के साथ कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह विग्रह में आता है। जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यहाँ को विभक्ति चिन्ह आ रहा है जब हम समास विग्रह कर रहे हैं समस्त पद का। तो इसी प्रकार करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष में समस्त पद का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो वहां पे करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है से द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे मन माना, मन से माना हुआ। ठीक इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो संप्रदान कारक का चिन्ह आता है, को या के लिए। जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। आगे बढ़ते हैं अपदान, अपदान को देखते हैं तो जिस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो वहां पर अपदान कारक का चिन्ह आए प्रथम पद पहले पद के साथ, अपदान कारक का चिन्ह से का प्रयोग होता है। जैसे पद मुक्त, नेत्रहीन, पद से मुक्त, अपदान। अब यहाँ एक और बात है ध्यान देने योग्य, करण तत्पुरुष में भी से है और अपदान तत्पुरुष में भी। अंतर यह है कि करण जो तत्पुरुष है वो से करण अर्थात साधन का भाव होता है, क्रिया के साधन का भाव का जहां बोध होगा विग्रह करते समय वहां करण तत्पुरुष होगा, और जहां पर अलग होने का, दूर जाने का भाव हो, अलगाव का बोध हो, वहां अपदान तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष, जिस समस्त पद का विग्रह करेंगे पहले पद के साथ संबंध कारक के चिन्ह आते हैं। कौन कौन से, का, की, के, की का प्रयोग होगा, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे भूपति, भू का पति, सेनापति, सेना का पति। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, इसे देखते हैं। जिस समस्त पद का विग्रह करने पर पहले पद के साथ अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर का प्रयोग होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। सुख मग्न, सुख में मग्न। अब तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद भी कुछ हैं जो संस्कृत भाषा के आधार पर है और हिंदी में भी इन्हें मान्यता दी गई है, क्योंकि हिंदी में भी संस्कृत के तत्सम जो शब्द हैं, संस्कृत से आए हुए जो शब्द हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से भेद हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं, और परीक्षा में इनसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान देने का विषय है। अलुक तत्पुरुष समास, जो पहला भेद है, जिन समस्त पदों में पूर्व पद के साथ लगे कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। कब लोप नहीं होता है, समास बनाते वक्त। वहां अलुक, छिपे बिना, अलुक का अर्थ क्या होता है, छिपे बिना, अलुक तत्पुरुष समास होता है। मतलब जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप नहीं होगा। कब नहीं होगा, समस्त पद बन जाने के बाद भी, अर्थात समास, दो शब्दों का मेल हुआ, समास बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी लोप नहीं होता है विभक्ति चिन्हों का, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। एक उदाहरण है सरसीज। सरस शब्द है जिसका अर्थ है तालाब, उसकी विभक्ति हुई सरसी, उसे उसी तरीके से ही लिख दिया गया है सरसी, विभक्ति का लोप नहीं हुआ। और ज का अर्थ क्या है, उत्पन्न होना, तो सरसीज तालाब में जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है युधिष्ठिर, यह भी अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, उपपद तत्पुरुष, इसे देखते हैं। तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें उत्तर पद
कोई ऐसा कृदंत होता है जो अपने आप में सार्थक तो होता है, परंतु वाक्य में जिसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। पर ऐसे पदों का संयोग जब पूर्व पद के साथ होता है तो यह पद अपनी सार्थकता प्रकट करते हैं। पूर्व पद के साथ उत्तर पद अर्थात ये प्रत्यय के रूप में आता है और इनका अपना सार्थक अर्थ है, लेकिन वाक्य में इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब पूर्व पद के साथ, पहले पद के साथ इनका संयोग हो रहा है तो ये अपनी सार्थकता प्रकट करते हैं। जैसे जल एक शब्द है, उसके साथ ज का संयोग हुआ तो वो हो गया जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। नभचर, नभ एक शब्द है, चर का उसके साथ प्रयोग हुआ नभचर। आगे बढ़ते हैं। नए तत्पुरुष समास, ऐसे समस्त पद जिसमें प्रथम पद निषेध नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अबोध, न बोध, अज्ञान, अप्रिय, न ज्ञान, न प्रिय। आगे बढ़ते हैं। प्रादि समास, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है उसे संस्कृत व्याकरण में प्रादि समास कहते हैं। क्या आता है? उपसर्ग आता है। जैसे अति क्रम, क्रम है, क्रम के पहले स्थान पे अति आ गया, पूर्व पद उपसर्ग है तो अति क्रम, इसका अर्थ है आगे जाना। आगे बढ़ते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़ चुके, अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास को पढ़ेंगे जिसका एक उपभेद है द्विगु समास। अर्थात द्विगु समास भी स्वतंत्र भेदों में नहीं आता, यह समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय का एक उपभेद है। अब आगे बढ़ते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास इसका प्रचलित नाम है। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है, एक ही, अलग अलग विभक्ति नहीं आती है, दोनों पदों के साथ सदैव एक ही विभक्ति आती है, किसकी? कर्ता कारक की, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे सद्गुण, सत है जो गुण, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अब कर्मधारय समास के भेदों को देख लेते हैं। इसके दो प्रकार के भेद होते हैं, विशेषतावाचक और उपमावाचक। पहले विशेषतावाचक को देखते हैं। जिस समास में विशेष से विशेषण का भाव सूचित होता है, नाम से ही स्पष्ट है, विशेषतावाचक। विशेष से विशेषण अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की या विशेष की विशेषता बतलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसे विशेषतावाचक कर्मधारय समास यहाँ कहते हैं। विशेष से और विशेषण का भाव सूचित हो रहा है जिस समास से, उसे विशेषतावाचक कर्मधारय समास कहते हैं। इसके 7 भेद हैं, ध्यान से देखिए। विशेषण पूर्व पद स्पष्ट है, मैंने बहुत ही सहज भाषा से लिखा है कि विशेषण पूर्व पद अर्थात जिसमें प्रथम पद, पूर्व पद में क्या होगा? प्रथम पद कहें या पूर्व पद कहें में विशेषण होता है। जैसे नील गाय, काली मिर्च, सद्गुण, यह इसके उदाहरण है। विशेषणों उत्तर, ये ठीक विशेषण पूर्व पद का विपरीत है, इसमें दूसरा पद उत्तर पद विशेषण होता है। जैसे प्रभु दयाल। आगे बढ़ते हैं। विशेषणों भय पद अर्थात जिसमें दोनों पद विशेषण हैं। जैसे श्याम सुंदर, जो श्याम है जो सुंदर है। शीतोष्ण, ठंडा है जो, गर्म है जो, दोनों ही विशेषण हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। विशेष्य पूर्व पद, इसमें पहला पद विशेष्य होता है। जैसे धर्म बुद्धि, धर्म है यह बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि। अव्यय पूर्व पद, जहां समस्त पद में पहला पद अव्यय हो लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है, वहां अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे अधमरा, आधा है जो मरा। निराशा, आशा से रहित। छठा जो भेद है उसके देखते हैं। संख्या पूर्व पद, जिसे द्विगु समास हम कहते हैं।
इसका एक और नाम है संख्या पूर्व पद। जिस कर्मधारय समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक होता है और जिसे समुदाय का, समूह का, समाहार का बोध होता है, उसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, एकांकी, 1 अंक का नाटक। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पद लोपी, ये 7वां भेद है, इसे देख लेते हैं। क्या है, जिस समस्त पद के पहले और दूसरे पद के मध्य में आने वाले कारक चिन्ह या अन्य कोई पद का लुप्त हो जाने पर बनने वाला समास। कहने का भाव क्या है कि 2 शब्द हैं, पहला पद और दूसरा पद, उनके मध्य में क्या होगा, कारक चिन्ह हो या कोई पद हो, उसके लुप्त हो जाने से, उनका जब लोप हो जाता है तब जो समास बनता है उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे दही बड़ा, 2 शब्द है, दही और बड़ा, बीच में क्या पद था, मैं डूबा हुआ, कारक चिन्ह के साथ डूबा हुआ था, तो इनका लोप हुआ तब बना दही बड़ा। ठीक इसी प्रकार रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। आगे बढ़ते हैं। उपमान पूर्व पद, उपमावाचक जो है, इनके 4 भेद हैं। कौन कौन से, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर, अवधारणा पूर्व पदी, अवधारणाोत्तर पद। अब इसे बारी बारी से देखते हैं। उपमान पूर्व पद अर्थात जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के आरंभ में, मतलब प्रथम पद में, पूर्व पद में आता है उसे उपमान पूर्व पद कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ मुख की विशेषता, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उपमानोत्तर, ये उपमान पूर्व पद का विपरीत है। इस समास में प्रथम पद में उपमेय होता है और उत्तर पद में उपमान का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल। आगे बढ़ते हैं। अवधारणा पूर्व पदी, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ, माफ कीजिएगा यहाँ समास होगा, समाज हो गया है। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित, निर्भर होता है उसे अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे गुरुदेव, गुरु रूपी देव और गुरु ही देव। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक अवधारणा पूर्व पदी का विपरीत है। जिस समास में दूसरे पद के अर्थ पर पहले पद का अर्थ अवलंबित, निर्भर रहता है उसे अवधारणोत्तर पद कहते हैं। जैसे साधु, समाज, प्रयाग। यहाँ जो उत्तर पद है अर्थात दूसरा जो पद है वह उसके अर्थ पर पहला जो पद है वह निर्भर करता, उसका अर्थ निर्भर करता है। जैसे यहाँ साधु, समाज, प्रयाग है, तो साधु समाज रूपी प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, 2 वस्तुओं का जोड़ा। जिस समास में सब पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। हिंदी में द्वंद्व समास ही एक ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं। जैसे कि तन, मन, धन, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब द्वंद्व समास के भी 3 भेद है। इतरेतर द्वंद्व, जिस समास के सभी पद और समुच्चय बोधक से, किससे, और समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं पर इस समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे भाई बहन, समास बना, समस्त पद क्या होगा, भाई बहन, जबकि 2 पद जुड़े किससे थे, समुच्चय बोधक और से जुड़े हुए थे, भाई और बहन।
समाहार द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित हो। समूह, समाहार का अर्थ होता है समूह में, तो यहाँ समूह में अर्थ सूचित होता है, जैसे उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं सेठ साहूकार। अब सेठ साहूकार से अर्थ क्या समझे हम, सेठ साहूकार दोनों आ रहे हैं, लेकिन उनके जैसे और भी धनी लोगों का भी बोध हमें होता है, इनका भी पता हमें चलता है। तो सेठ साहूकार सिर्फ सेठ साहूकार के अर्थ तक सीमित नहीं है, और भी धनी लोगों का यहाँ बोध हो रहा है, तो समूह में अर्थ आता है, समूह का यहाँ बोध हो रहा है, इसीलिए इसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार का अर्थ ही होता है समूह। वैकल्पिक द्वंद्व, जब दो पद या अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हो, पर उस समुच्चय बोधक का लोप हो, क्या हो, उसका लोप हो जाए, तब उन पदों के समास को क्या कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे दिन रात, दोनों विरोधी है, दिन या रात, सुख दुख, सुख या दुख, दोनों परस्पर जो है विरोधी हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतिम जो है बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कैलाशपति, कैलाश का पति, स्वामी है जो, अर्थात कौन है, शिव है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ दोनों पद तो हैं, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ कैलाश का पति, कैलाश भी है पति भी है, विग्रह कर रहे हैं, तो किसी तीसरे अर्थात शिव की ओर संकेत किया जा रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यहाँ तीसरे की ओर संकेत किया गया है, तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, तो अतः यह बहुव्रीहि समास इसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी हम कहते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि विषय ही इतना विस्तृत था, लेकिन उम्मीद है आज के बाद आप समाज से जुड़ी समस्याओं में नहीं उलझेंगे। आज की कक्षा यहीं तक, एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।